कुछ हम लोग मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन का फ्रेम को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है, देखिए कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, ये नंबर है और जिसमें आप डिवाइड कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट सेट हो जाता है तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कोई नंबर है, अगर उसको आप 48 से डिवाइड कर रहे हैं, इस नंबर को अगर 48 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और इसी नंबर को आप फिर किससे डिवाइड कर रहे हैं? 64 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसी नंबर को फिर आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? 90 से डिवाइड कर रहे हैं, और फिर इसी नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 120। ठीक है, तो हर केस में जो इस केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 38, और इस केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 54, इस केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो 80 आ रहा है, और इस केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो 110 आ रहा है। ठीक है, तो देख यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जब हम 48 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 38 आ रहा है। ठीक है, और 64 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 54 आ रहा है। तो हर केस में एक चीज़ हमको यहाँ पे कॉमन मिला, यहाँ पे कॉमन क्या देखने के लिए मिलता है कि जब हम 48 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हम मेरे पास कितना आ रहा है? 38। तो देख रहे हैं कि ये जो डिवाइजर है, ठीक है, ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर, ठीक है, और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस क्या है? 10 का। यहाँ पे भी डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 का। यहाँ भी डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 का। यहाँ भी डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 का। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए, तो आपको यहाँ पे नंबर निकालना है, तो रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, या संख्या वो निकालना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर यानी वो संख्या पूछ रहा है, न्यूनतम संख्या क्या होगा, तो संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 48, ठीक है, 64, 90 और 120, ये सारे नंबर का एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, एलसीएम निकाल के उसमें क्या कर लेना है? 10 को माइनस कर लेना है। ठीक है, जो ये डिफरेंस आया डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का जो डिफरेंस आया 10 का, ये 10 को क्या कर लीजिएगा आप? माइनस कर लीजिएगा, तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, वो न्यूनतम संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या का जब भी बात होता है तो समझ लीजिए, जब भी आपको बोलेगा कि न्यूनतम संख्या निकालिए, तो न्यूनतम संख्या यानी लीस्ट नंबर, ठीक है, और लीस्ट नंबर किसको बोला जाता है? एलसीएम को। ठीक है, एलसीएम इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है, फुल फॉर्म भी होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस सारे यानी चारों नंबर, यहाँ 4 नंबर दिया है 48, 64, 90 और 120, इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 2880, यानी 2880 आ जाएगा एलसीएम। कितना आ जाएगा एलसीएम? 2880। 2880 में अगर 10 माइनस कर लीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2870, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2870 किस ऑप्शन में है? तो फर्स्ट वाले, तो ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर ये निकालना टफ हो जाए। तो इस तरह का फ्रेम तैयार कीजिए कि कभी भी ऐसा दिया रहे, मान लेते हैं कोई नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं कोई डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, मान लेते हैं कि आपके पास P1, P2, P3 और P4, ये डिवाइज़र है। ये क्या है? डिवाइज़र है। ये डिवाइज़र है, और रिमाइंडर हर केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है? मान लेते हैं क्या आ रहा है? x1, x2, x3 और x4 आ रहा है। ठीक है, इस तरह का रिमाइंडर आ रहा है, यानी शेषफल आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है? इस केस में आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम ऑफ किसका निकाल लेंगे? P1, P2, P3, ठीक है, P4, P3, P4 यहाँ पे क्या है? P1, P2, P3, P4 क्या है? ये कोई भी
नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो भी नंबर आएगा, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे कि भाई डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का ये जो आएगा वो कॉमन डिफरेंस आएगा सबके बीच में। मान लेते हैं ये कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस सारे नंबर के बीच में ये ए है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। जैसे अगर मान लेते हैं P1 माइनस x1 कर देते हैं, P1 माइनस x1 बराबर आ जाएगा P2 माइनस x2 बराबर हो जाएगा P3 माइनस x3, ठीक है। ये नंबर है, यानी ये डिवाइजर है, ये रिमाइंडर, इन तीनों इस सारे का डिफरेंसेस मान लेते हैं ये 4 और x4, इसका डिफरेंसेस मान लिए a आया, ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा उसी को इस नंबर में घटा लेंगे, जो एलसीएम आएगा P1 P2 P3 P4, हो सकता है बहुत सारा और भी ज़्यादा नंबर दिया रहे, ठीक है। तो उसमें से ए को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो लिस्ट नंबर हमको पता चल जाएगा, जिसमें कि 48 मान लेते हैं कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे P1 P2 P3 P4 से डिवाइड करने पर क्या आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, x1 x2 x3 x4 आ जाए। तो यहाँ पे P1 के जगह पे क्या दिया है, 48 दिया है, 64 दिया है, 90 दिया है, 120 दिया है, तो ये नंबर दिया है, ये डिवाइजर है। और इस केस में जब इस डिवाइड करते हैं 48 से उस नंबर को, तो रिमाइंडर 38 बचता है, ठीक है। फिर देखिए 64 से डिवाइड करते हैं तो 54 बचता है रिमाइंडर, 90 से डिवाइड कीजिएगा तो 80 बचेगा रिमाइंडर, 120 से डिवाइड कीजिएगा तो 110 रिमाइंडर बचेगा। तो इस केस में सारे इन डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का जो डिफरेंस है सारे का क्या है, कांस्टेंट है, यानी सारे का इक्वल है। 48 में 38 गया तो भी कितना बचा, 10 बचा, यहाँ पे हम बताए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी आसान है, इसको भी समझेंगे हम लोग, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करेंगे, जितना भी है आसानी से समझेंगे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहता है यदि ए का वेतन बी से 25% कम, देखिए 25% कम का मतलब क्या हो, 25% एकदम जीरो लेवल से समझिए। 25% का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ 100 है, 100 में 25, इसका क्या हो गया कि ये 100 में 25 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ए, यहाँ पे दो लोग हैं ए और बी, ठीक है। अब कहता है कि यदि ए का वेतन बी से 25% कम है, तो ए का वेतन अगर बी से 25% कम है, तो ए अगर 100 बी अगर 100 रुपया कमाता है, ठीक है, यानी बी का वेतन 100 रुपया, ठीक है, तो उससे 25 रुपया कम है, यानी 100 में 25, 25% का मतलब क्या हो गया, 25 का मतलब हो गया कि 100 में 25 कम है। तो अगर बी का ही कंसीडर करके चले कि बी 100 रुपया उसका वेतन है बी का, तो इसका मतलब है कि बी से 25 रुपया कम है ए का, तो इसका मतलब है ए के पास 75 रुपया है। ए के पास कितना है, ए का वेतन कितना है, 75 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए का वेतन कितना हो गया, 75 रुपया। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है, यानी कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछना चाहिए, ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब अधिक की बात करें तो अगर ये बी से 25 कम है, तो ए जो है, बी जो है ए से 25 अधिक भी तो है ना, यानी ए में 25 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 75 है, इसमें 25 ऐड किए तो 100 हो गया। तो 25 अधिक है बी, तो परसेंटेज पूछ रहा है कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि 25 अधिक है, तो कितना से अधिक है, 75 से, तो 75 को नीचे रखेंगे। बोल रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का सिंबल यूज करेंगे। तो अब इसको कटा दीजिए, 25 का 25, 25 दिया 75। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 100% बाय 3। अब 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3%। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, बहुत आसान था, ठीक है, 33 सही 1/3% आंसर हो गया, ठीक है। यानी 25
क्या है, अधिक है बी। किससे अधिक है, ए से। तो ए कितना था 75, 75 नीचे रखेंगे, जितना अधिक रहेगा ऊपर रखेंगे, परसेंटेज में लाने के लिए क्या कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, फिर 3 से डिवाइड करके आंसर आ जाए। ठीक है। दूसरा एक और भी तरीका है, देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे कम है, ठीक है, 20 से 25% कम है, तो 25% का अर्थ क्या होता है 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बी के पास अगर 4 रुपया है तो ए के पास कितना है 1 रुपया कम होगा, यानी एक कम है। ठीक है, एक कम है, तो एक कम का मतलब है कि ए के पास कितना है 3। ठीक है, 3 है। ठीक है, तो आप बोलेगा कि जो बी है वो कितना अधिक है ए से, तो बोलेंगे ए से तो एक अधिक है, तो एक लिख दिए ऊपर में। किससे अधिक है, तो ए से, ए नीचे वाले में लिख देंगे, ए का वैल्यू नीचे में लिख देंगे। परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज ला देंगे, तो ये भी आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों आसान है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में एराइज भी किया जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे आसानी से। ठीक है, पहले देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। निर्धारित मूल्य यानी आप उसको मार्क प्राइस कह सकते हैं कि भाई मार्क प्राइस, सपोज कीजिए कि मार्क प्राइस आप लिख दिए कि भाई मार्क प्राइस जो है, इस जो है वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो मान लिए कि आप रुपया 1, ठीक है, 1 रुपया कंसीडर करके चलिए मान के। अगर 1 रुपया उसका निर्धारित मूल्य है, लेकिन इस मूल्य पर आप बेच नहीं रहे हैं, बेच किस पे रहे हैं 2/3 पर बेची जाती है, यानी मूल्य के, निर्धारित मूल्य के 2/3 पर। तो यानी सेलिंग प्राइस आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है 2/3 और निर्धारित मूल्य क्या है 1 रुपया, यानी 1 रुपया का 2/3 पर बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है 2/3 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है, 2/3 रुपया में बेच रहे हैं। अब 2/3 रुपया में बेचने पर आपको क्या होता है कि 10% का हानि होता है। तो 10% का हानि का मतलब क्या हुआ कि आप किसी वस्तु को 90% पर बेच रहे हैं। ठीक है, यानी 10% का लॉस का मतलब हुआ कि अगर वो वस्तु 100% उसका कॉस्ट प्राइस होता तो आप उसको सिर्फ किस पे बेच रहे हैं 10% लॉस पर, यानी 10% कम करके, यानी आप उसको किस पे बेच रहे हैं 90%। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 90% का वैल्यू क्या है 2/3, 90% का वैल्यू क्या है 2/3 रुपया। ठीक है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा रुपया 2/3 इंटू 100/90। ठीक है, देखिए ये 90% था, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा 1/90%, फिर 100 से कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100/90 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 20/9×27। ठीक है, यानी ये क्या हो गया 100% का मतलब क्या हो गया कि ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया, उसका सीपी निकल गया। सीपी बराबर कितना हो गया 20/27 रुपीज़। ठीक है, यही आया सीपी, 20/27 रुपीज़ सीपी आया। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब आपको बोल रहा है कि निर्धारित मूल्य पर ही बेची जाए तो क्या हो, अगर निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो निर्धारित मूल्य कितना था 1 रुपया, यानी मार्क प्राइस कितना था 1 रुपया, कॉस्ट प्राइस इतना है। ठीक है, तो अब प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 1, यानी जो मार्क प्राइस है। अब इसी यही मेरा मार्क प्राइस क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, यही मार्क प्राइस क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस, और ये सीपी है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे एसपी कितना है रुपया 1,
ठीक है। अब माइनस क्या है 20/27, तो प्रॉफिट आ गया कितना 7/27, इतना रुपया प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%। ठीक है, यही होता है। तो प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया आपका 7/27। CP कितना है, CP है 20/27। ठीक है, हाँ, और मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 100%। देखिए ये 27 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे क्या 7/20 इंटू 100%, ये कटा दीजिए 20×5 100, 7×5 35% इसका आंसर हो गया। ठीक है, 35% इसका आंसर है। ठीक है, तो 35% ऑप्शन में यहाँ पे है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान था। ठीक है, और यही प्रोसेस पे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा और 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ट्रिक उरिक कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ट्रिक के चक्कर में मत रहिए। ठीक है, ट्रिक में कुछ नहीं रखा है। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो फिर आप अच्छे से किसी भी टाइप के मैथ्स को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और बहुत ही कम समय में, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस आप जितना कीजिएगा उतना ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सॉल्व करते हैं, ये भी काफ़ी आसान है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। आइए सीखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है 3 कार की गति का अनुपात 2:3:4 है। तदनुसार उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना होगा। यानी कहने का सेंस है कि यहाँ पे देखिए आपको स्पीड का अनुपात दिया है, यानी रेशियो ऑफ स्पीड दिया है। रेशियो ऑफ क्या दिया है, स्पीड। ठीक है, यानी स्पीड का रेशियो दिया है 2:3:4। देखिए स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है, स्पीड यहाँ पे देखिए समझ लीजिए। ठीक है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन, आप लिख सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम। कब, एट कांस्टेंट डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस अगर क्या हो, स्थिर हो, यानी फिक्स्ड हो। ठीक है, यानी कांस्टेंट हो, यानी तो सब यहाँ पे तब चाल और समय में क्या रेशियो है, यानी चाल और समय। ठीक है, इन दोनों के बीच में रेशियो, यानी रेशियो नहीं रिलेशन क्या है। ठीक है, चाल और समय में क्या रिलेशन है, जब क्या हो, दूरी क्या हो, दूरी जो है फिक्स्ड हो, यानी फिक्स्ड हो, दूरी जो है मेरा क्या है फिक्स्ड। अब देखिए यहाँ पे तो क्या होता है इन दोनों के बीच में रेशियो, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर आपके पास यहाँ पे स्पीड का रेशियो दिया गया है तो इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो ऑफ जो है रेशियो ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 2 है तो 1/2 हो जाएगा, 3 है तो 1/3 हो जाएगा, अगर 4 है तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए 2 1/2 1/3 1/4 है। ठीक है, तो अब इसको क्या कीजिए, ये फ्रैक्शन के बीच में रेशियो है, यानी भिन्न के बीच में रेशियो है, इसको इंटीजर फॉर्म में ला सकते हैं। 2 3 4 का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम अगर लेते हैं 2 3 एंड 4 का, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब 12 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/2 को 1/2 इंटू 12 कीजिएगा और इस 2 लिखिएगा कितना 1/3 इस इंटू 12, फिर क्या लिखिएगा 1/4 इंटू 12। ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 आ गया यहाँ पे, 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 है, तो टाइम के बीच का रेशियो क्या आ गया 6:4:3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा।
ठीक है, तो आसान था। सिर्फ आपको ये जानना है कि रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम क्या होता है। कांस्टेंट डिस्टेंस पर ये स्पीड जो होता है टाइम का रेसिप्रोकल होता है, या जो टाइम है वो स्पीड का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैथ को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। एक बंदर गोलाकार खंबे जो कि 21 मीटर ऊंचे हैं, ठीक है, मान लेते हैं, यहाँ समझिए सबसे पहले, एक गोलाकार खंबा है जो कि 21 मीटर लंबा है, सपोज कीजिए ये 21 मीटर इसका हाइट है, ठीक है, 21 मीटर का ये खंबा है। अब कहता है पर 1 मिनट में वो 6 मीटर चढ़ जाता है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक 6 मीटर है, ठीक है, तो 1 मिनट में यहाँ तक आ जाता है, 1 मिनट में ये 6 मीटर चढ़ गया, ठीक है, 6 मीटर, और 6 मीटर चढ़ने में उसको कितना लगा, 1 मिनट। लेकिन देखिए क्या बोल रहे हैं, 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ गया, लेकिन अगले 1 मिनट में वो 3 मीटर जो है फिसल जाता है, यानी नेक्स्ट, यानी अगला 1 मिनट और इसका जोड़ा जाए बंदर का, तो ये 6 मीटर में पहुंचा पहला छलांग में, फिर जो है ये क्या हुआ, 3 मीटर फिसल गया, यानी फाइनली ये कहाँ पे आके रुका, 3 मीटर, यानी 2 मिनट के बाद ये 3 मीटर पे आके रुकता है, यानी 2 मिनट में उसके द्वारा कितना कवर किया गया डिस्टेंस, 2 मिनट में वो कितना कर लेता है, 3 मीटर चढ़ पाता, ठीक है, 3 मीटर चढ़ा, समझ में आया, 3 मीटर चढ़ा 2 मिनट में। अब देखिए ये खंबा कितना का है, 21 मीटर ऊंचा का, ठीक है, 21 मीटर ऊंचा ही है। तो एक बात बताइए, जब ये 21 मीटर जो लास्ट छलांग होगा, लास्ट छलांग जो है ये 21 मीटर पे पहुंच जाएगा लास्ट छलांग में, तो लास्ट छलांग में अगर वो 21 मीटर पहुंच जाता है तो इसका मतलब है लास्ट छलांग भी वो कितना का लगाएगा, 6 मीटर का, ठीक है, तो लास्ट छलांग में तो फिर वो जब फाइनली जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन है, यानी जहाँ उसको पहुँचना है ऊंचाई पे, अगर वो पहुँच ही गया तो फिर फिसलने के तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्टली जो है, लास्टली अगर इस पोदान पे रहता है, इस पोजीशन पे रहता है, और यहाँ से ये बंदर छलांग लगाएगा तो इस जगह पे आ जाएगा, तो अब इस जगह पे आ गया तो वो अपना डेस्टिनेशन पे पहुँच गया, यानी जहाँ उसको पहुँचना था पहुँच गया, यानी 21 मीटर में उसको जो ये फिसलने वाला जो घटना है, ठीक है, वो चढ़ेंगे उतरेंगे यानी फिसल जाएंगे, ये होगा 6 मीटर कम की डिस्टेंस पर। तो 21 में अगर 6 मीटर हम घटा लेते हैं, टोटल पोल का जो है या खंबे का जो हाइट था वो 21 मीटर था, 21 मीटर में अगर 6 मीटर को घटा लिए तो बचा अब कितना, 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर बचा, और 15 मीटर में ये चढ़ेंगे और फिर फिसलेंगे, चढ़ेंगे फिर फिसलेंगे, ठीक है, तो इस तरह से ये 15 मीटर तक ये कहानी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट में वो कितना चला है, 3 मीटर, तो ये कहानी कितना तक चलेगा, 15 मीटर तक, ठीक है। तो 15 मीटर पहुँचने के लिए इसको कितना, 3 था यहाँ पे 15 मीटर, यानी 5 से इसको मल्टीप्लाई किए, इधर भी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 मिनट, यानी 10 मिनट में वो 15वां मीटर पर पहुँच जाएगा, 10 मिनट में। अगर 10 मिनट में वो पहुँच गया कितना पे, 15 मीटर पे, ठीक है, 15 मीटर पे पहुँच गया, ठीक है, 15 मीटर पे पहुँच गया, तो उसके बाद जो वो 11वां मिनट, यानी 1 मिनट इसमें और जोड़ दिया जाए, तो 11वां मिनट में वो क्या करेगा, 6 मीटर का फिर छलांग लगाएगा, तो पहुँच गया वो 21 मीटर पर, ठीक है। तो कितना लगा उसको, कुल 11 मिनट लगा, 11 मिनट में वो कितना पे पहुँच जाएगा, 21 मीटर पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान था, इस तरह से अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो एग्ज़ाम में भी आसानी से बन जाएगा, ठीक है, और आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे, जितना आपको टोटल हाइट दिया रहे, टोटल डिस्टेंस दिया रहे, जो भी दिया रहे, उसमें से जो छलांग का यानी जो लंबाई है जो
वो लगा रहे हैं बंदर 1 मिनट में कितना लगा रहे हैं 6 मीटर, वो सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो बचा कितना 15 मीटर का लेंथ अब उसके पास बचा है कवर करने के लिए, क्योंकि लास्ट जो लगाएगा वो लास्ट 6 मीटर का ही वो छलांग लगाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में यानी 15 मीटर तक ये सिचुएशन से उसको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, बंदर को इस तरह के सिचुएशन से। ठीक है, तो यहाँ पे 15 मीटर है। अब यहाँ पे ये 15 मीटर का ही इनको ये कठिनाई होगा कि 2 मिनट में उसको 3 मीटर चलना है। ठीक है, तो इस तरह से 15 मीटर को कवर करने में उसको कितना लगेगा, तो 15 मीटर को करने में उसको 10 मिनट लगा, और लास्ट में उसको क्या लगेगा 1 मिनट और लगेगा 6 मीटर को छलांग लगाने में। ठीक है, तो टोटल वो उसका हो गया 21 मीटर। तो इस तरह से वो 21 मीटर पे पहुंचा कितना मिनट में 11 मिनट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 11 मिनट। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी आसान है, इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और यूनिट मेथड से ही इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी अराइज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम ये सारे क्वेश्चन जो है BSSC जो है, ठीक है, कि इंटर लेवल जो आया है 10+2 लेवल का जो वैकेंसी आया है उसी के प्रीवियस ईयर से हम सारे क्वेश्चन को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रीवियस ईयर चलते रहेगा। इसी तरह जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो सारे, और प्रैक्टिस सेट में भी जितना इस टाइप के क्वेश्चन जो अराइज किया जाता है सारे प्रैक्टिस सेट से भी बताएंगे, यानी ये सीरीज चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसको देखिए बार बार। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होगा। ठीक है, आपको समझ में भी आएगा, हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है एक कार्य पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है, यानी समय की बात हो रहा है, समय की बात किया जा रहा है। समय क्या बोल रहा है यहाँ पे A और B के द्वारा। ठीक है, अगर B जो है किसी कार्य को 100 दिन में काम करता है, ठीक है, तो उससे 50% अधिक समय लेता है A कार्य करने में, यानी कह रहा है कि A एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है, यानी 20 से 50% अधिक समय लेता है, यानी 20 से 50% अधिक का मतलब हो गया कि इसका 100 का 50% निकालेंगे तो 50 ही निकलेगा, तो 50 इससे अधिक है तो 150। ठीक है, तो इसका मतलब है कि A जो है कितना दिन में काम करता है 150 दिन में, B कितना दिन में काम करता है 100 दिन में। ठीक है, यानी इतना डेज में ये काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो डे है A और B का, इन दोनों के बीच का रेशियो हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इससे फायदा क्या है रेशियो निकालने से। तो इन दोनों के बीच का रेशियो क्या हो गया, इन दोनों के बीच का रेशियो हो गया 3:2। ठीक है, तो ये समय का रेशियो, ये किसका रेशियो आया मेरे पास, समय का रेशियो। तो समय का जो रेशियो होता है उसका उल्टा जो होता है उसका क्षमता होता है। क्या होता है, क्षमता। क्षमता यानी इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी जो होता है उसका उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा कहने का सेंस क्या हो गया, यानी A यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 यूनिट काम करेगा, तो B क्या कर लेगा 3 यूनिट काम करेगा। समझ में आया, इफिशियंसी यहाँ पे पलट गया। समय अगर 3:2 के रेशियो में था तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 2:3 के रेशियो में हो जाएगा, यानी ये रेशियो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, उलट जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए ये 2 और 3 कहने का क्या सेंस हो गया, 2 और 3 कहने का सेंस हो गया कि A की बात किया जाए और B की बात किया जाए। तो A अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ठीक है, एक दिन में 2 यूनिट्स काम करता है, तो B इसका मतलब है कि एक दिन में कितना यूनिट्स काम करेगा 3 यूनिट्स काम करेगा। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसीलिए तो ये कम डे में काम कर लेता है। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके कितना दिन तक काम करता है 18 डे तक काम करता है। कितना डे तक काम करता है, दोनों 18 डे तक मिल करके काम करता है, तो ये काम समाप्त होता है। तो देखिए 18 डे तक अगर दोनों मिल करके काम कर रहा है तो A एक दिन में 2 यूनिट्स काम कर रहा है और B एक दिन में कितना कर रहा है 3 यूनिट्स। ठीक है, B जो है एक दिन में कितना कर रहा है 3 यूनिट्स। ठीक है, तो दोनों अगर एक दिन में कितना यूनिट्स कर रहा है, यानी A प्लस B
दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों के द्वारा, ठीक है, ए और बी के द्वारा, ठीक है, द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाए, एक दिन में कितना यूनिट किया जा रहा है, एक दिन में यूनिट की बात किया जाए तो 5 यूनिट काम कर रहा है। एक दिन में कितना यूनिट्स काम करेगा, 5 यूनिट, 2 और प्लस 3 5 यूनिट, तो 18 दिन तक काम करता है। तो इसका मतलब है कि ए और बी 18 दिन में कितना काम करेगा, तो 18 से यहाँ पे गुना कर देंगे, तो 18 पंचे 90, यानी 90 यूनिट्स काम करेगा। 90 यूनिट्स काम करेगा कितना दिन में, 18 दिन में। यानी कहने का सेंस हो गया कि यहाँ पे जो है काम टोटल कितना यूनिट्स का है, 90 यूनिट्स का काम है, ठीक है। अब ये 90 यूनिट्स का काम कौन करेगा, कहता है कि यदि बी अकेले ही कार्य करे, यानी अब ए नहीं करे, सिर्फ बी करता, तो कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा बी, ठीक है, बी कितने दिनों में करेगा। तो टोटल भाई मेरे पास 90 यूनिट का काम है और बी का इफिशियंसी है एक दिन में 3 यूनिट काम करने का, ठीक है। अब बोल रहा है ए नहीं करेगा, ठीक है, तो बी एक दिन में 3 यूनिट्स काम करता है, तो इसका मतलब है कि बी जो है कितने दिनों में काम करेगा, 90 यूनिट्स का। तो बोल रहा है यहाँ पे देखिए 3 यूनिट को काम करने में इसको कितना दिन लग रहा है, एक दिन लग रहा है, ठीक है। तो एक यूनिट को काम करने में कितना दिन लगेगा भाई, यहाँ पे लगेगा 1/3 डे लगेगा कि नहीं, ठीक है। तो 90 यूनिट्स हैं, 90 यूनिट्स को काम करने में कितना दिन लगेगा, 1/3 इंटू 90, इतना डेज लगेगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 30 डेज आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 30 डे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो फिर एग्जाम में भी आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है, इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे। रेशियो का क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे। यहाँ पे दिया गया है A/B बराबर क्या है, 2:3, यानी A/B जो है वो दिया है 2:3, ठीक है। इसका मतलब है कि A/B दिया हुआ है, ये बराबर है 2/3, ठीक है। A/B बराबर क्या है, 2/3, ठीक है। फिर दिया है B/C बराबर क्या दिया है, 4/5, ठीक है। और क्या दिया है, C/D, यानी C/D का मतलब हुआ C/D, ये भी दिया है 6/7। और आपसे पूछा है A/D क्या होगा, ठीक है। देखिए आप, अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए ये B और B, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको इंटू कर देते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर अगर इंटू कर देते हैं इससे तो ये C भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, A/D बचेगा, बचेगा कि नहीं। यहाँ पे अगर A/B इंटू B/C कर दें, ठीक है, इंटू C/D कर दें, तो यहाँ इस तरफ अगर ये जो डेटा दिया गया है वेरिएबल, अगर वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी हम नंबर को मल्टीप्लाई उसी तरह करेंगे। 2/3 है इंटू 4/5 इंटू क्या है 6/7, ठीक है। अब देखिए ये B भी कैंसिल, C भी कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बचा A/D, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, ठीक है, ये हो रहा है। और उसके बाद कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 7 पचे 35। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया A/D बराबर आ गया, क्या आ गया 16:35। तो बहुत आसान है, ठीक है। तो 16:35 आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर C हो गया। तो आसानी से भी इसको सॉल्व, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि अगर A और D पूछा जाए आपसे, यानी A और D के बीच का रेशियो पूछा जाए और A/B, B/C, C/D दिया हुआ है, तो सारे जो रेशियो है उसको प्रोडक्ट कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा A/D आ जाएगा, ठीक है। A/D आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना, ठीक है, थोड़ा सा टफ हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सीखेंगे कैसे आसानी से भी इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती हैं। प्रथम 3 का गुणनफल 385 है एवं अंतिम 3 का
जो है 1001, तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? ठीक है, ये सारे अभाज्य संख्या हैं, तो अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, ये बातें आपको सबसे पहली पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या, ये इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। तो वैसी संख्या होता है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो एक से या खुद से क्या होता है, विभाजित होता है, यानी एक से या खुद से विभाजित होता है। ठीक है, वैसी संख्या लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो खुद से, ठीक है, जो खुद से या अपने आप से, लिखिए आप खुद के जगह पे, वैसी संख्या जो अपने आप से या एक से विभाजित होती है। ठीक है, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ए नंबर लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय इट्सेल्फ और वन। ठीक है, इज नॉन एज क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। ठीक है, कि ऐसा अभाज्य संख्या मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ एक या खुद से कटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया गया था? क्वेश्चन दिया गया है कि 4 अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में, तो 4 अभाज्य संख्या है, ए है मान लेते हैं, बी है और सी है और डी है। ये 4 अभाज्य संख्या है जो बढ़ते क्रम में है। ठीक है, अब 4 अभाज्य संख्या में कहता है प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, तो a इंटू बी इंटू सी बराबर क्या है? 385। ठीक है, इसको मान लिए हम इक्वेशन फर्स्ट। समझिए पहले, इसको धीरे धीरे समझिए, फिर हम बताएंगे कैसे इसको आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें होता है याद करना भी पड़ता है, कि याद रखिएगा तो और भी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझिए कि आखिर अगर हम लोग को ऑप्शन नहीं आए तो उस समय प्रोसेस से हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी होता है कि आप लगाइएगा तो गलत आ जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेना चाहिए। प्रोसेस से क्या होता है कि 100% उसका सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, अब कहता है अंतिम 3 संख्याओं का, अंतिम 3 संख्या क्या है? बी सी डी। ठीक है, तो बी इंटू सी इंटू डी, इसका प्रोडक्ट क्या है? 1001, 1001। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं, यानी a इंटू बी इंटू सी को डिवाइड कर देते हैं किससे? b इंटू सी इंटू डी से। यहाँ पे हो जाएगा 385, अब बट्टे क्या हो जाएगा? 1001। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए तो बी सी कैंसिल हो गया, a बाय डी बचा है। यहाँ पे क्या बचा है? a बाय डी। ठीक है, a बाय डी बचा। अब यहाँ पे कैंसिल कीजिए, यहाँ पे कैंसिल कीजिएगा तो कैसे कटेगा? 7 बचे 35, हाँ 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से कटाइए, 7 बचे 35। ठीक है, और यहाँ पे बचा 3 38, 7 बचे 35। ठीक है, फिर यहाँ पे कट जाएगा 64 98 2 सत्या 21। ठीक है, फिर देखिए 11 से कट रहा है, 11 5 जा और 11 कितना आ जाएगा? ये 11। ठीक है, 11 नहीं कटा, 1000 यहाँ पे क्यों नहीं कटा? कैंसिल क्यों नहीं हुआ? देखिए 7 से ये कटना चाहिए। ठीक है, 7 से नहीं कटा। 7 बचे 35 3 38, फिर यहाँ पे हो गया 7 बचे 35 3 38, 7 बचे 35, ये तो सही है। फिर यहाँ पे देखिए 7 से कट रहा है, यहाँ पे 7 का 7 3 10 हो गया, 7 चौके 28 2 30 और फिर 7 21। ठीक है, 7 21 143 है।
हम 147 लिख दिए थे, वो मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया 55 बाय कितना आ गया 143। अब इसको देखिए 11 से ये कट रहा है, 11 5 जा 11 13 जा। ठीक है, तो ये हो गया 5/13। तो हमसे पूछा गया था फर्स्ट a/d आ गया, तो इसका मतलब है कि a मेरे पास क्या है, a तो मेरे पास यहाँ पे 5 है और d क्या है, d कितना है 13, यानी लास्ट नंबर ये है। तो देखिए 5 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आएगा वो है गया 7, 7 के बाद आ जाएगा 11, 11 के बाद आ जाएगा 13। तो यही इस चारों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1001 आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 385। तो हमसे पूछा था प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, तो वो आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड, यानी जो भी एसएससी में जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या जो भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिया जाएगा वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, डिफरेंट टाइप का, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।